The capacity of a parallel plate capacitor with no dielectric substance but with a separation of 0.4 centimeter is 2 microfarad. The separation is reduced to half and it is filled with a dielectric substance of value 2.8. फाइनल कैपेसिटी कितनी होगी वो पूछ रहे हैं, ठीक। तो शुरुआत में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो जो कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और इसकी वैल्यू आपको दी है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। सेपरेशन जो है वो है आपका 0.4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, अब उस कह रहे हैं सेपरेशन को हमने आधा कर दिया और उसको डाइलेक्ट्रिक 2.8 से भर दिया है, तो फाइनल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की जगह लिखोगे आप d/2, आधा कर दिया है, और एक 2.8 के डाइलेक्ट्रिक से हमने उसको भर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 2.8, और ये कैपेसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना। तो इस 2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.6, और साथ में आएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की वैल्यू क्या है, तो वो है 2 माइक्रोफैरड, तो ये आपका आ जाएगा 5.6 इंटू 2, दैट इज 11.2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो ऑलरेडी डिस्टेंस दी हुई थी दोनों प्लेट्स की इनिशियल सेपरेशन 0.4 सेंटीमीटर, ये यूजलेस है, ये कहीं हमारे काम ही नहीं आया, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर नहीं भी दी होती, हमें सिर्फ इतना दिया होता कि पहले कुछ सेपरेशन है और बाद में सेपरेशन आधा कर दिया गया और डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया, ठीक है, और हमारा आंसर आ जा रहा है, हमने कहीं इस 0.4 सेंटीमीटर को यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। In a parallel plate capacitor of capacitance C, a metal sheet is inserted between the plates parallel to them. If the thickness of the sheet is half of the separation between the plates, मेटल शीट हमने इंसर्ट करी है और मेटल शीट ने जो है जो जितनी रीजन था, जितना सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स था, उसका आधा रीजन उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा तो वो समझिए। पुराना कैपेसिटेंस मान लिया था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इसका नाम हम रख देते हैं सी। तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस d/2 प्लस d/2 डिवाइडेड बाई के, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस t/k वाला फॉर्मूला लगाया हमने। बट आपने मेटल की शीट इंसर्ट करी है तो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फानाइट होता है, और इसको इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे तो ये सारा हो जाएगा 0। तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस d/2, तो d/2 ही बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर d/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस का डबल आ रहा है, सो इट इज 2c। योर आंसर विल बी डी पार्ट। While a capacitor remains connected to a battery and dielectric slab is applied between the plates, कैपेसिटर बैटरी से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी, और चार्ज सप्लाई करने वाली यूनिट कनेक्टेड है तो और चार्ज मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू CV। बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, तो अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी और चार्ज वो बैटरी से ले लेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि जब तक बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का काम ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज चेंज, दिस इज रॉन्ग। As long as battery is connected, it will maintain a constant potential difference across the plates. Charge flows from battery to the capacitor perfect. कैपेसिटेंस जब इंक्रीज करेगा तो वो ज़्यादा चार्ज बैटरी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे V/D वाला। तो जब तक बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहो और वहाँ से चेक करना चाहो, वहाँ से भी देख सकते हो आप, Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी तो Q भी आपका K टाइम्स हो गया, और एप्सिलॉन नॉट की जगह भी एप्सिलॉन नॉट K लिखोगे तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जैसा है वही रहेगा। तो ये भी गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं करेगा। एनर्जी स्टोर जो है वो कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें एनर्जी स्टोर का जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा हाफ CV²। पोटेंशियल जो है वो आपका कांस्टेंट मेंटेन्ड है बैटरी लगाने की वजह से, और जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी K टाइम्स बढ़ जाएगी, तो ये भी आपका गलत हो गया। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
Capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4/3 times its original value if a dielectric slab of thickness d/2 is inserted between the plates. कह रहे हैं नया जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल का 4/3 टाइम्स हो जा रहा है जब हम उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने पूरा रीजन ऑक्यूपाई नहीं किया है, सिर्फ आधा रीजन ऑक्यूपाई किया है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो पुराना कैपेसिटेंस होगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और जो नया हो रहा है वो पुराने का 4/3 टाइम्स हो जा रहा है, तो पुराने का 4/3 कर दिया तो ये नए के बराबर होगा, और वो कितना होगा, तो वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी खुद d/2 है, प्लस t/k, d/2 डिवाइडेड बाई k। ये सिचुएशन है। अब जरा सेटल करेंगे इसमें, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, सब कुछ ऊपर ले जाते हैं, तो ये 3d/4 जो आ रहा है, d माइनस d/2 करेंगे तो d/2 ही बचेगा, प्लस d/2k, 2 कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, d को इधर ला के माइनस करेंगे तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा d, यानी d/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू d/k। तो यहाँ से जो k आपका आ रहा है वो 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, वो जो आपने स्लैब इंसर्ट करी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 2। If the distance between the plates of a parallel plate capacitor is half and the dielectric constant of dielectric is doubled, ठीक है, डिस्टेंस हम आधा कर दे रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल कर दे रहे हैं, कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब पहले से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे फिल होगा पूरे में, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक वहाँ पहले से फिल होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डबल किया। तो पहली सिचुएशन में जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी। अब हम चेंजेस क्या करने जा रहे हैं यहाँ समझिए, प्लेट का सेपरेशन कर रहे हैं आधा, तो यहाँ तो हो गया d/2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर रहे हैं डबल, तो ऊपर हो जाएगा 2k, तो ये नीचे वाला 2 भी ऊपर पहुँचेगा, समझ में आया आपको, d/2 और k की जगह 2k, तो नीचे वाला 2 भी ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर हो जाएगा 4, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने कैपेसिटेंस के। बी पार्ट इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स, इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स कहना उतना ठीक नहीं है, इंक्रीजेज टू 4 टाइम्स होना चाहिए, ये थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बाई 4 टाइम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इंक्रीजेज टू, 4 गुने तक हो गया है, सी से आपका 4c हो गया है, तो इंक्रीजेज बाई नहीं होगा, इंक्रीजेज टू 4 टाइम्स, और इंक्रीजेज बाई लिखना होगा तो इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुने से बढ़ गया है, तभी तो 4 गुना हो पाएगा टोटल। तो इंक्रीजेज बाई लिखना है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, और इंक्रीजेज टू लिखेंगे तो 4 टाइम्स लिखेंगे। Two metallic sphere of radius 1 cm and 2 cm are given charges 10⁻² coulomb and 5 × 10⁻² coulomb respectively. If they are connected by a conducting wire, the final charge on the smaller sphere पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है आपका 6 × 10⁻² कूलम। ठीक, और जिन दो स्फीयर्स को आपने कनेक्ट किया उनकी रेडियस जो है वो 1:2 रेशियो में, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस कितनी है 2r है। ठीक, यानी इसका कैपेसिटेंस अगर C होगा तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 2C होगा, और जब आप कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो जो चार्ज स्टोर होगा वो कैपेसिटेंस के ही प्रोपोर्शनल होगा। कैपेसिटेंस अगर 1:2 रेशियो में है तो चार्ज भी आपका 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल चार्ज था आपके पास 6 × 10⁻², और उसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो छोटे वाले के पास आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 6 × 10⁻² कूलम, और बड़े वाले स्फीयर के पास आएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 6 × 10⁻² कूलम। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 10⁻² कूलम छोटे वाले स्फीयर के पास, और बड़े वाले के पास आ जाएगा आपका 4 × 10⁻² कूलम। हमसे पूछ रहे हैं स्मॉलर स्फीयर के पास, तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। Two identical capacitors are joined in parallel, charged to a potential V and then separated and then connected in series। ठीक है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, उनको पैरेलल में ज्वाइन करके V वोल्ट से चार्ज किया। अब आपने जब V वोल्ट से चार्ज किया है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V रहा होगा। ठीक, फिर हमने उनको सेपरेट कर लिया, और फिर हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज़ में, और सीरीज़ में ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, ये समझिए, मान लीजिए एक का कैपेसिटेंस था C1
और दूसरे का कैपेसिटेंस है C2 और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और फिर एक बैटरी लगा दी इस तरह से, V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V वोल्ट ही होगा, तो दोनों पे चार्ज जो आएगा, मान लिया इस पे चार्ज Q1 होगा तो वो हो जाएगा C1V और इस पे चार्ज आएगा Q2 तो वो हो जाएगा आपका C2V। ठीक है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट होगी, ये वाली नेगेटिव प्लेट होगी, इसी तरह से ये वाली पॉजिटिव प्लेट होगी और ये वाली नेगेटिव प्लेट होगी। फिर हमने सेपरेट कर लिया और अब हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं और एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। तो ये इस तरह से सिचुएशन रही होगी। ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लिया ये Q1 वाला है, ये माइनस Q1 वाली प्लेट है, ये प्लस Q2 वाला है और ये माइनस Q2 वाली प्लेट है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, बीच वाली दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड जरूर हैं बट उनमें चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ प्लस Q1 है तो अपने सामने वो माइनस Q1 को स्टोर करके रखेगा ही रखेगा। इस वाली सरफेस पे माइनस Q2 है तो अपने सामने प्लस Q2 को स्टोर करके रखेगा ही रखेगा। तो ये आपस में कनेक्टेड जरूर हैं बट इनमें किसी भी तरह की कोई चार्ज शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, चार्जेस मॉडिफाई नहीं होंगे, चार्ज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या क्या आंसर बनेंगे। पहले में कह रहे हैं चार्जेस ऑन द फ्री प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड। गलत, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं वो समझिए। ये प्लस Q1 है तो ये अपने सामने माइनस Q1 को अट्रैक्ट करके रखेगा ही रखेगा। तो ये माइनस Q1 यहाँ से जाने वाला नहीं और यहाँ पे माइनस Q2 है तो अपने सामने प्लस Q को अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये माइनस Q1 और प्लस Q2 किसी भी तरह से आपस में न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। द चार्जेस ऑन द फ्री प्लेट्स आर एनहेंस्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनर्जी जो स्टोर होगी वो इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, एनर्जी तो इंक्रीज कैसे कर जाएगी, डिक्रीज हो सकती थी। अगर चार्ज की शेयरिंग होती तो डिक्रीज हो सकती थी, करंट फ्लो होती, चार्ज की शेयरिंग होती, कुछ हीट प्रोड्यूस होती, सिस्टम की टोटल एनर्जी डिक्रीज कर जाती बट इंक्रीज नहीं करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स, कह रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2B होगा। तो जरा समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो ऑब्वियसली V होगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी V होगा। ठीक है, ये हायर है, अगर मैं नेमिंग करूँ इसका नाम A कह देता हूँ, इस पॉइंट का नाम B कह देता हूँ, इसका नाम C कह देता हूँ। तो अगर मैं पूछूं VA माइनस VB कितना होगा तो VA माइनस VB V के बराबर होगा। A हायर पोटेंशियल होगा, B लोअर पोटेंशियल होगा। अब जरा इस कैपेसिटर से पूछते हैं VV माइनस इस कैपेसिटर के हिसाब से B और C में से कौन सा हायर पोटेंशियल होगा तो ऑब्वियसली V होगा। तो इसमें लिखेंगे VV माइनस BC इज इक्वल टू V और जब आप इनको ऐड करोगे तो VV से VV क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आया VA माइनस VC इज इक्वल टू 2V। तो जो फ्री एंड्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 2B हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternately। समझिए जरा क्या सिचुएशन है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस तरह से n प्लेट्स हैं। ठीक है, कई सारी प्लेट्स हैं, ये n प्लेट्स हैं। कुछ प्लेट्स में बना लेता हूँ, मैंने मान लिया 6 प्लेट्स बना ली और इनको अल्टरनेट कनेक्ट कर रहे हैं। अल्टरनेट कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट एक तरफ कनेक्ट कर ली, मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक तरफ कनेक्ट कर ली, मान लिया नेगेटिव टर्मिनल। तो जब अल्टरनेट कनेक्ट करते हैं तो ये अगर मान लिया 6 प्लेट्स हैं तो बेसिकली 5 कैपेसिटर बन गए। ठीक है, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 6 प्लेट्स हैं, 5 कैपेसिटर बने और वो पाँचों के पाँचों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हर दो के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अगर मैंने यहाँ बैटरी लगाई V वोल्ट की तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ पहली दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो V वोल्ट होगा क्योंकि पहली प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है। तो पहली दोनों प्लेट से जो पहला कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। इसी तरह से दूसरी जो दो प्लेट्स है उनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हर दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। तो अगर 6 प्लेट्स थी तो 5 कैपेसिटर बने और पांचों के पांचों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर हम अल्टरनेट प्लस माइनस से कनेक्ट करें तो अगर आपके पास n प्लेट्स हों तो कैपेसिटर बनेंगे n-1 और सबके सब अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा n-1C। सो योर आंसर इज C पार्ट। और सीरीज में कब कनेक्ट होते हैं तो सीरीज वाला भी देख लीजिए। सीरीज में तब कनेक्ट होते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो।
कई सारी प्लेट्स की स्टैकिंग है और एक टर्मिनल ऊपर वाली प्लेट से कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाली प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो कैपेसिटर्स होंगे ये सब के सब किस में कनेक्ट हैं, सीरीज़ में। लेकिन बात वही बनेगी कि अगर n प्लेट्स हैं तो n-1 कैपेसिटर होंगे, और n-1 अगर सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आ जाएगा C/n-1। ठीक है। The capacitor of capacitance 4 microfarad and 6 microfarad are connected in series. The potential difference is 500 volt applied to the outer plate of the two capacitor system. ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, बना लेंगे इसको। एक है आपके पास 4 माइक्रोफैरड और एक है आपके पास 6 माइक्रोफैरड। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया आउटर प्लेट्स में, 500 वोल्ट। तो मैं 500 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं यहाँ पे। पूछ क्या रहे हैं आपसे, देन द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर न्यूमेरिकली, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा दोनों कैपेसिटर पर। ठीक, तो सीरीज में तो चार्ज सेम ही होता है तो दोनों पे सेम ही चार्ज होगा कितना, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आप पहले इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, नेट वोल्टेज है तो नेट चार्ज पता लग जाएगा कितना यहाँ से जाएगा। तो सी नेट कितना आएगा, तो 4 और 6 का होगा सीरीज में, 4 × 6/4 + 6, तो ये 2.4 आया, 2.4 माइक्रोफैरड। और 500 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ से कितना चार्ज आने वाला है बैटरी से, Q, तो Q = CV। तो 2.4 × 500 करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये 1200 आ जाना चाहिए माइक्रो कूलम, इतना चार्ज बैटरी से जाएगा। और जब यहाँ से Q चार्ज जाएगा तो इस पर भी +Q आएगा, यहाँ -Q आएगा, ये +Q यहाँ से रिलीज़ कर देगा तो इस पर +Q आएगा, यहाँ -Q आएगा, फिर ये +Q रिलीज़ कर देगा और +Q बैटरी वापस ले लेगी। बैटरी का सीधा सा कंसेप्ट है, जितना आइडियल बैटरी का जितना चार्ज उसने देना है उतना ही उसने वापस ले लेना। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, 1200 माइक्रो कूलम। N identical condensers are joined in parallel and are charged to a potential V. N आइडेंटिकल हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट किया, V वोल्ट से हमने चार्ज कर लिया, उसके बाद उनको सेपरेट किया और सीरीज में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देन द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो जरा समझिए आराम से, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें 2 कैपेसिटर के साथ हमने ऐसा किया था और एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा था, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं था क्योंकि सर्किट ही नहीं कंप्लीट हुआ था। और जो लेकिन नेट पोटेंशियल डिफरेंस था वो आपका V + V 2V हो गया था, प्रोवाइडेड अगर आपने पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, इस तरह से कनेक्ट किया। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ होगी, N कैपेसिटर हैं और सबको चार्ज कर लिया आपने और फिर आपने इस तरह से उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इस तरह से। और कनेक्शन वैसे होगा, पहली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से। तो एक के अबाउट अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो N अगर कैपेसिटर होंगे तो पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस NV हो जाएगा। और एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं है, एनर्जी जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी रिमेन्स द सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम NV। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक, तीन कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड, आर कनेक्टेड वंस इन सीरीज एंड अनदर टाइम इन पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनका नेट हो जाएगा 1/3 + 1/9 + 1/18। सेटल करते हैं, एलसीएम आपका 18 बनेगा तो ये आ जाएगा 6 + 2 + 1, सो इट इज़ 9/18, सो इट इज़ 1/2। तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज का आ गया 2 माइक्रोफैरड। पैरेलल में, तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस जो होगा सी नेट पैरेलल में वो होगा आपका C1 + C2 + C3, सो इट इज़ 30, आई थिंक 30 माइक्रोफैरड। और सीरीज अपॉन पैरेलल का जब आप रेशियो निकालोगे तो 1:15 आ जाएगा, ए पार्ट। बहुत ही आसान था ये। दो कंडेंसर्स हैं, 0.3 माइक्रोफैरड है, 0.6 माइक्रोफैरड है, सीरीज में कनेक्ट किया है और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कंडेंसर्स। ठीक है, तो आप सीरीज में समझिए, रेशियो निकालना है तो वोल्टेज की आपको ज़रूरत है नहीं कितना लगाया, बट सीरीज में है तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज इस पर आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस।
तो चार्ज अगर सेम होगा तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं Q²/2C। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो इस एनर्जी का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, तो यहाँ से एनर्जी का जो रेशियो आ रहा है U1/U2 वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो के बराबर आएगा C2/C1, क्योंकि चार्ज तो सीरीज में सेम होगा। ठीक है, तो बस इसी से काम चल जाएगा। C2 जो है वो 0.6 है, C1 जो है वो 0.3 है, तो ये 2:1 आएगा। एनर्जी का रेशियो क्या आएगा? 2:1। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। Two capacitance of capacity C1 and C2 are connected in series and potential difference V is applied across it. Then the potential difference across C1 के across कितना potential difference होगा? तो जरा समझिए, एक कैपेसिटेंस है C1 और एक कैपेसिटेंस है C2, और इन दोनों के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो V वोल्ट अप्लाई कर दिया। इस तरह से V वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी है। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये पूछना है। तो मान लिया इसके और पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1 है और इसके और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 है। तो एक बात पक्का है कि V1 और V2 का सम तो V के बराबर होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, Q=CV, चार्ज दोनों में सेम होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कैपेसिटेंस का रेशियो अगर C1 और C2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो आएगा वो C2/C1 आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो C2/C1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? तो ये आ जाएगा C2/C1 + C2 इंटू V, और दूसरे वाले के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो आएगा C1/C1 + C2 इंटू V। तो आपको किसके अबाउट पूछा गया है? C1 के अबाउट पूछा गया है, तो ये बनेगा आपका पहले वाले के अबाउट पूछा गया है, तो ये आपका आंसर आएगा C2V/C1 + C2, C पार्ट। दो कैपेसिटेंस हैं कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग ए कैपेसिटी C1 एंड C2 आर गिवन Q चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। ठीक है, चार्ज का रेशियो पूछ रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो Q=CV का फॉर्मूला अगर आप सोचोगे तो पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, तो चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो Q1/Q2 जब आप निकालोगे तो ये C1/C2 के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट।